अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 8। ये बहुत ही मज़ेदार सा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, तो इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। इसमें जो है डिस्कस किया गया है कि इलेक्शन के एक्सपेंसेस क्या होंगे, मतलब इलेक्शन के अखराजात, और उसके अलावा जो स्टेटमेंट जमा कराई जाती है मेंबर्स कैंडिडेट्स की तरफ से किस लिए, जो शो करती है उनके असासाजात को और उनके वाजबात को। ठीक है। इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर है 8। अब चलते हैं इसमें कहते हैं क्या, देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। अब वो कहते हैं, सबसे पहले तो वो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब जो भी कागजात नामजदगी लेके आता है उसके कागजात नामजदगी के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि भाई उसने एक डिक्लेरेशन साथ लगाई हो अपने कागजात नामजदगी की कि मैंने अलहदा अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है। और उसके अलावा वहाँ से लेके जब इलेक्शन हो जाता है और एक बंदा कैंडिडेट जो है वो मेंबर बन जाता है असम्बली का या सेनेट का या लोकल गवर्नमेंट का, तो तब तक जो है वो ये कहा जाता है कि भाई आपने जो है उसके बाद उसका ऑफिशियल गज़ेट में नाम है तब पब्लिश होता है जब वो बताता है कि मेरे, अब जब वो जमा करवाता है अपने रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है। अभी जो रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे जाके जमा कराता है वहाँ पे कि मेरा ये ख़र्चा, आपको ये ख़र्चा हुआ था इलेक्शन पे तो ये ले लो। वो ये बताता है कि भाई मेरा कितना ख़र्चा मैंने किया है इलेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये होता है। तो वो बताना बड़ा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एक लगी होती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि भाई इससे ज़्यादा आपने पैसे ख़र्च नहीं करने इलेक्शन पे। ठीक है। अब मेरे ख़्याल से तो ये भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं जो इन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन फिर वही बात कि शायद इसके बगैर का गुजारा नहीं होता होगा। चलें देखते हैं अब ये क्या है। अब कितनी की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कहता है कि जी एक्सपेंसेस जो हैं कैंडिडेट के, उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो वो बंदा करता है अपने पे, अपने इलेक्शन के लिए, जो उसकी पार्टी करती है उसके इलेक्शन के लिए, या कोई और बंदा करता है उसके बिहाफ पे उसके इलेक्शन की कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए, वो सारे जो हैं उसके इलेक्शन एक्सपेंसेस होंगे। अब वो सेकंड पॉइंट में कहता है कि एनी पर्सन जो है उसके अगर हम एक्सपेंसेस देखें ना तो उसमें हर तरह के एक्सपेंसेस आएंगे, चाहे वो उसकी स्टेशनरी के हों, चाहे वो उसके जलसे के हों, चाहे वो उसकी बिरयानी खिलाने के हों। बिरयानी खिलाने के तो नहीं लिखेंगे ये लोग, लेकिन समझ रहे हैं आप, सारे अंदर ही हैं। लेकिन कभी भी ये लोग ठीक तरीके से नहीं बताते होंगे कि हमारा इतना ख़र्चा हुआ है इलेक्शन पे, ये इससे बहुत ज़्यादा पैसे लगाते होंगे। ये तो बस इलेक्शन कमीशन को ठंडा करने के लिए ये ऊपर से कर देते होंगे कि भाई हमने इतने ही लगाया। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट में, ट्रांसपोर्ट पे, पोस्टेज में, हर तरह की चीज़ों को अंदर डाल के जो है वो देखा जाएगा कि इलेक्शन पे कितना ख़र्चा हुआ है। अच्छा जी, ये देखें तो बिरयानी तो लिखा ही नहीं हुआ इन्होंने। आगे थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं, वो कहते हैं कि जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट के, वो एक्सीड नहीं करने चाहिए। अब बता रहे हैं ये कितने कितने पैसे लगा सकते हैं आप। तो वो कहता है कि 15 जो लाख रुपए है ना वो आप लगा सकते हैं सेनेट के इलेक्शन में, और वो कहता है 40 लाख रुपए आप लगा सकते हैं नेशनल असम्बली के इलेक्शन पे, और 20 लाख रुपए आप लगा सकते हैं प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन पे। ठीक है। 1 मिलियन होता है 10 लाख। 1,500,000 रुपीज़ जो होगा वो हो जाएगा जी 15 लाख हमारे पास। 4 मिलियन का मतलब है 4 लाख, 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख। 20 लाख प्रोविंशियल असम्बली, 40 लाख नेशनल असम्बली, 15 लाख सेनेट। ठीक हो गया। वो कहते हैं बस इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना आपने। सारी बिल्स, रसीदें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने संभाल के रखने हैं। इलेक्शन कमीशन ने मांगने तो आपने देने हैं। हाँ, अगर 1,000 से कम का बिल है, अगर आपने 20 रुपये का समोसा खाया है तो उसका बिल नहीं लाने की ज़रूरत कि मैं उधर कैंपेन कर रहा था, मुझे भूख लगी, मैंने समोसा खा लिया। नहीं, वो नहीं लेना आपने अंदर। आगे वो कहता है फिफ्थ पॉइंट में वो कहता है कि इलेक्शन एक्सपेंस जो है एक कैंडिडेट का, अगर उस पर फड्डा पड़ जाए कि भाई ये तो नहीं ठीक, तो उस पर इंक्वायरी बैठेगी कि इलेक्शन एक्सपेंसेस जो एक बंदे के हैं वो ठीक है या नहीं। फिर देखा जाएगा कि अगर उस बंदे पे, अगर एक बंदा, अब जिस तरह है इमरान खान है, अगर वो मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ रहा था तो इमरान खान को नहीं पता कि उसके बिहाफ पे कौन से लोग वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, तो उसकी वहाँ पे कैंपेन्स चल रही हैं उसकी गैर मौजूदगी में, उसको बताए बगैर। तो इमरान खान जो है वो जाके वहाँ पे कह सकते हैं कि भाई अगर 40 लाख से ज़्यादा पैसे लग गए हैं तो वो मैंने नहीं लगाया, ना मुझसे पूछ के किसी ने लगाया है, तो इलेक्शन कमीशन फिर उसको कुछ नहीं कहेगी। हालांकि ये भी ढकोसला है कि भाई क्यों, किसी की कौन सी बेलने में बाँ आई हुई है जो आपके खातिर वो कोई इतने पैसे लगाएगा।
लेकिन चलें जी, फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहेगा कि ओहो आपको तो पता ही नहीं था, कोई यहाँ पे पैसे लगा रहा था, कोई बात नहीं। आगे वो कहता है बैंक अकाउंट फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस। ये वही बात आ गई कि नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन जमा कराने से पहले जो है वो बैंक अकाउंट आपका एक खुला होना चाहिए, एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट, जिससे सिर्फ आपने यही खर्चे करने हैं इलेक्शन के। अब वो कहता है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए आपको अकाउंट खोल लेना चाहिए। कब से पहले किस डेट से पहले खोल लेना चाहिए? जब स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स हो, उससे पहले पहले आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए। और वो कहता है कि ना कैंडिडेट को चाहिए कि वो सिर्फ उधर से ही ट्रांजैक्शन कराए इलेक्शन के ख़र्चों की, जो अकाउंट उसके लिए खोला गया, ठीक है। खर्चे करने हैं तो उसी अकाउंट से करे। उसमें वो कहता, उसके बाद वो कहता है कि जो कैंडिडेट है उसको नहीं चाहिए कि वो उसको चाहिए, मतलब वो क्या कर सकता है वो ना, अब जिस तरह उसने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है तो उसने एक बैंक अकाउंट खुलवाया। सेनेट में हमें कितने पैसे मैक्सिमम लगा सकते हैं? 15 लाख रुपए लगा सकते हैं। तो अब उसको नहीं चाहिए कि वो 60 लाख रुपए दे के बैंक अकाउंट खुलवा ले। क्यों भाई? जब आप 15 लाख रुपए आप टोटल कर सकते हो तो 15 लाख पे खुलवा लो। ये नहीं कि उसको उस लिमिट को एक्सीड ना करो पैसे जमा कराते हुए ना, उस अकाउंट को खुलवाते हुए। ओके जी, आगे वो कहते हैं रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। ये फिर वही बात आ गई कि रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस क्या है? डिटेल्स देनी है इलेक्शन कमीशन को कि भाई कितने पैसे हमने लगाए हैं इलेक्शन पे। अब वो कहते हैं कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है, अदर देन द रिटर्न कैंडिडेट, मतलब रिटर्न कैंडिडेट के अलावा जो सिर्फ कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, मतलब जो इलेक्शन हार गए हैं, वो सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे? वो इलेक्शन एक्सपेंसेस का फॉर्म सी, इलेक्शन एक्सपेंसेस जमा कराएंगे फॉर्म सी के ऊपर, ठीक है। फॉर्म सी के ऊपर इलेक्शन के बाद जमा कराने हैं इन्होंने। आगे फॉर्म बी की बात आएगी, ये फॉर्म सी है। कब जमा कराने? कितनी देर में? विद इन 30 डेज़ ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट। रिटर्न कैंडिडेट का नाम पब्लिश हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बाकी हारे हुए कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो फॉर्म सी के ऊपर बताएं कि हमने भी इतना इतना खर्चा किया है। हर किसी को छूट नहीं मिल जाएगी, जो हार गया उसको ये नहीं कि खुला छोड़ देंगे, उसको भी बताना पड़ेगा उसने कितने पैसे लगाए इलेक्शन पे। आगे वो कहते हैं कि जो रिटर्न ऑफ, अच्छा यहाँ पे मज़ेदारी की बात ये है, जो हारा हुआ है उसने तो तब देने हैं 30 दिन के अंदर अंदर जब उसका नाम पब्लिश हो गया। जो जीता हुआ है ना, उसका नाम ही तब तक पब्लिश नहीं करना जब तक उसने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं बताने। ये बात याद रखिएगा। अब ये फिर यही बात कहता है कि चाहे रिटर्न कैंडिडेट हो या रिटर्न कैंडिडेट वो होता है जो जीत गया होता है इलेक्शन, रिटर्न कैंडिडेट हो या कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो, उसको चाहिए कि वो फॉर्म सी पे सबमिट कराए अपने वही अखराजात जितने भी उसने किए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को देने हैं उसने, ठीक हो गया। इंस्पेक्शन ऑफ रिटर्न्स, जब उसने जमा करा दिए लोगों ने कि भाई हमने इतना इतना खर्चा किया, तो फटाफट क्या होगा कि उसको ना दे देंगे भाई, रसीदें खोल देंगे, डॉक्यूमेंट्स खोल देंगे कि लो भाई, खोल के देंगे। आरओ जो होगा ना पहले कमीशन को भेजेगा और फिर 1 साल के अंदर अंदर उस पर इंक्वायरी बैठेगी कि भाई ये सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक। उसके अलावा वो कहता है कि कमीशन जो है ना, अगर आप उसको वो देंगे ना, दरख्वास्त देंगे, तो दरख्वास्त देने पे क्या होगा कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स ही दे देगी कि भाई ये लो कॉपियाँ पकड़ो और देखो इस बंदे ने इतना खर्चा किया, अगर आपको इतराज़ है तो बता दो, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं एक्शन रिलेटिंग टू, अब वो क्या है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस बिल फर्ज, अगर इलेक्शन कमीशन को शक पड़ गया कि किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, जितने हमने कहा था उससे ज़्यादा, फिर क्या होगा? अब वो कहते हैं कि कमीशन शेल विद इन 90 डेज़, कमीशन जो है 90 दिनों के अंदर अंदर, कौन से 90 दिन? फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अ रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। जब उन्होंने कहा था ना कि अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस जमा कराओ, उसके 90 दिन के अंदर अंदर कमीशन क्या करेगी? उसको चेक करेगी। किसके? हर बंदे के चेक करेगी, इंक्लूडिंग जो जीता हुआ है उसको भी, हारे हुओं को भी जीते हुओं को भी, सबके वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। रिटर्न वो जो है इलेक्शन एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस चेक करेगी उसके। और फिर क्या करेगी? कमीशन को अगर लगता है, कमीशन अगर फेल हो जाता है वो करने में, 90 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करने में, तो फिर ये माना जाएगा कि जिसने जो जमा कराया ना वो ठीक था, ठीक है। कमीशन की तरफ से गलती होती है तो फिर कैंडिडेट जो है उसको ही मान ली जाएगी उसकी बात कि भाई उसने ही ठीक लिखा हुआ है। आगे वो कहता है कि अगर स्क्रूटनी के बाद कमीशन को ये शक पड़ गया है कि भाई इसने तो जो है कमीशन शेल डायरेक्ट एन ऑथराइज्ड ऑफिसर टू फाइल अ कंप्लेंट। हाँ जी, अगर उसको शक पड़ गया कि इसने तो बहुत पैसे लगा दिए हैं, तो वो क्या करेगा? किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये डायरेक्शन देगा कि भाई इसके ख़िलाफ़ तो आप कंप्लेन लिखें इधर,
ठीक है। और किस चीज़ की कंप्लेन लिखनी है, और करप्ट प्रैक्टिसेस की, कि भाई इसने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। जहाँ पे पैसे का मामला आएगा ना, ऊंच नीच होगी, वहाँ पे ये लोग करप्ट प्रैक्टिसेस कह रहे हैं। जहाँ पे ये होगा कि किसी ने बात नहीं मानी, वहाँ पे इलीगल प्रैक्टिसेस कहते हैं ये लोग ना। ठीक है। अगर कमीशन को शक पड़ गया कि इसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, तो वो किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को कहेगी कि भाई इसके ख़िलाफ़ तो आप लिखें कि इसने जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में साथ प्रैक्टिस की है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि वेयर अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट फेल्स टू फाइल रिक्विजिट रिटर्न्स। अब वो कहता है कि जब उसने जमा ही नहीं कराए कि मेरा रिटर्न कितना था उस पर ना, मतलब मैंने कितना ख़र्चा किया है, किसको जमा कराने थे उसने, रिटर्निंग ऑफिसर को। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या होगा, अपने बिहाफ पे उसको एक नोटिस भेजेगा कि भाई जी आप ज़रा शो करें कॉज, शो कॉज नोटिस देगा उसे कि भाई कॉज तो बताओ कि तुमने क्यों नहीं किया और तुम्हारे खिलाफ़ क्यों ना कार्रवाई की जाए। और अगर वो उसको भी जवाब नहीं देता, तो फिर तो आर ओ जो होगा वो शिकायत लगा देगा कमीशन को कि भाई ये देखें ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा। कमीशन फिर क्या करेगा, कमीशन को जो है रिपोर्ट मिल गई आरओ की तरफ से कि भाई वो नहीं दे रहा उसे, तो कमीशन ख़ुद उसे एक शो कॉज नोटिस जारी करेगा कि भाई सुन लो हमारी बात। ठीक है। अब तुम्हारे खिलाफ़ क्यों ना कार्रवाई की जाए, तुम इतनी सुस्ती दिखा रहे हो, तुम तो आ ही नहीं रहे हमारे पास। ठीक हो गया। फिर वो जो कैंडिडेट होगा ना, वो फिर क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा कॉन्डोनेशन के लिए। ठीक है। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब है तकरीबन समझ लें आप माफ़ी के लिए। माफ़ी ये इस बात की कि मेरे से डिले हो गया, सॉरी, तो अब मुझे ये मसले थे और ये मेरे मसाइल मेरे कंट्रोल से बाहर थे, इसलिए मैं डिले हो गया। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि वो एप्लीकेशन दे देगा कमीशन में, और जो कमीशन है अगर सेटिस्फाई हो गई उस बात से कि जी इस बंदे के कंट्रोल में नहीं था ये जो डिले हुआ है इसे जमा कराने में, तो फिर वो उसकी बात मान लेगा। और अगर उसने उसकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी माफ़ी की, तो फिर क्या होगा कि कमीशन जो होगा डायरेक्ट करेगा एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को। किस लिए करेगा, कंप्लेंट फ़ाइल करवाएगा उस कैंडिडेट के ख़िलाफ़। और किस चीज़ की कंप्लेंट फ़ाइल कराएगा, कि इसने इल्लीगल प्रैक्टिस की है। देखा, वो आया नहीं था तो उसकी इल्लीगल प्रैक्टिस हो गई है। अगर उसने गलत पैसे मुझे बताए होते तो फिर उसकी करप्ट प्रैक्टिस हो जाती। ठीक हो गया। आगे वो कहता है सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब उसकी जो वाजिबात और असासाजात की फहरिस्त है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा हर थोड़े अरसे बाद ना वो टीवी में बोलना शुरू कर देते हैं, उसके पास इतना सोना है, उसके पास इतना घर है, उसके पास इतनी गाड़ी है, कि अक्सर तो गरीब ही निकल आते हैं अंदर से, लेकिन चलें कोई कोई अमीर भी निकल आता है। अब वो कहता है कि ये सबमिशन किस तरह करानी है। वही स्टेटमेंट्स जो होती हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन में जमा होती हैं और वहीं से भी टीवी वाले उठा लेते हैं। अच्छा जी। वो कहते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ एन असेंबली एंड सेनेट जो है वो सबमिट कराएगा कमीशन में 31 दिसंबर से पहले पहले हर साल क्या सबमिट कराएगा, अपनी स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अपने बच्चों के जो डिपेंडेंट बच्चे होंगे, अपनी बीवी के असासाजात और वाजिबात की फहरिस्त जमा कराएगा। और जमा कराएगा, ये देखें अब आ गया फॉर्म बी। फॉर्म बी वाला वो है जो कैजुअली हर साल हर मेंबर ने जमा कराना है। और फॉर्म सी वो था जो इलेक्शन के बाद था, पर्टिकुलरली इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद। ठीक है। अब वो कहता है कि किसका कहाँ तक जमा कराना है, प्रीसीडिंग 30th डे ऑफ जून। 30th डे ऑफ जून को ना फिस्कल ईयर ख़त्म होता है, मतलब एक तरह से आप समझ लें कि फ़ाइनेंशियल ईयर जो है ना, वो काउंट होता है 30 जून में, सॉरी 1 जुलाई से 30 जून तक। तो वो कहता है कि लास्ट 30 जून तक जो उनकी एसेट लाइबिलिटीज़ की कंडीशन होगी ना, वो उसने जमा करवानी है। कब जमा करानी है, 31 दिसंबर से पहले पहले। और कमीशन क्या करेगा, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर तक उन्होंने जमा करा दी, 1 जनवरी को सब के सब पब्लिश कर देगा कि भाई इस बंदे का नाम इतना है, इस बंदे का नाम ये है। और साथ ही वो क्या करेगा, नाम लिखेगा उनके कि जो भाई नहीं जमा करा सके, कि ये बंदा है जिसने जमा नहीं करवाई। कमीशन जो है 16वें दिन जनवरी के क्या करेगा कि भाई एक और अगर कोई मेंबर है ना जो इतना ढीठ है, उसने 16 दिन गुजर गए जमा नहीं कराई, 15 दिन गुजर गए जमा नहीं करवाई, 16 जनवरी को कमीशन उसका नाम लिख के लगा देगा कि भाई ये देख लो 15 दिन और हो गए हैं, इस बंदे ने जमा नहीं कराई और इसको जो है मेंबर के तौर पे फंक्शन करने से रोक दिया जाए। ठीक हो गया, क्योंकि इसने जमा नहीं कराया अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की फहरिस्त को, स्टेटमेंट को। आगे वो कहता है कि वेयर अ मेंबर सबमिट्स द स्टेटमेंट is found to be false in material particulars within 120 days
फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। अब वो कहते हैं कि एक मेंबर था जिसने सबमिट करा दी अपनी स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट तो उसने सबमिट करा दी लेकिन वो गलत थी, उसने उसमें छुपाया या नहीं बताई पूरी बातें, तो फिर क्या होगा कि विद इन 120 डेज़ 120 दिनों के अंदर अंदर, कौन से 120, जब उसने सबमिशन कराई थी स्टेटमेंट की, एक प्रोसीडिंग की जाएगी उसके अगेंस्ट, किस चीज़ की, करप्ट प्रैक्टिसेस की। देखें फिर उसने पैसे ऊपर नीचे कहा तो फिर उसकी करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई। अब वो कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो कमीशन होगा वो क्या करेगा, पब्लिश करेगा इन एन ऑफिशियल गज़ेट द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रिसीव्ड बाय इट अंडर सेक्शन 137 एंड एनी पर्सन में ऑब्टेन कॉपीज़ ऑफ द स्टेटमेंट। वो कहते हैं जो एंड पे होगा ना कमीशन, सबके जो 100 ज़्यादा ना उनका वो क्या कहते हैं, गला चिट्ठा खोल के रख देगा और हर बंदे को कहेगा कि भाई देखें इसके पास इतने पैसे, इसके पास इतने पैसे, इसके पास इतने पैसे। ठीक हो गया, बस चैप्टर हो गया ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने देना है टेस्ट, और कोशिश करूँगी मैं जितने भी चैप्टर्स हो सके उन्हें अपलोड कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।